एक सौभाग्य भी हम लोग का कि हम लोगों के बीच डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संशोधन से लागू करना हुआ उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य प्रदेशों में, तो आप उत्तर प्रदेश में उस समय प्रदेश के प्रमुख सचिव पंचायती राज थे और इनका बहुत बड़ा योगदान है कि 73वां संशोधन जो भारत ये संविधान में हुआ और उसके अनुसार जो ग्राम पंचायती राज की व्यवस्था बनानी थी उसमें आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो उनसे ज़्यादा इस मामले में मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा जानकार हमको मिल सकता है। अब आप ही समझिए कि उनकी जो मंशा थी, जब उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए पंचायती राज कानून में जो संशोधन किया और क्या मंशा थी, कैसे लागू किया जाए, तो कहाँ तक वो सफल होते दिख रही है और अगर वो कमियां रह गई तो वो कमियां क्या क्या थी। तो इसके पहले मैं उनसे सवाल पूछूं, पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि जरा सा वो जान लीजिए कि पंचायती राज सिस्टम में जब वो किए थे तो उस समय किस पद पर थे और क्या उनकी भूमिका थी। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आप उस समय किस हैसियत से उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहे थे। थैंक यू सर, और सभी साथियों को मेरा बहुत प्रणाम। मैं पंचायती राज विभाग में 4 दफा मेरी नियुक्ति जो है शासन द्वारा की गई, क्योंकि पंचायती राज विभाग में जो 73rd अमेंडमेंट के अनुसार जो अमेंडमेंट होना था, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना था, उसके लिए बजाज कमेटी स्थापित हुई। और लेकिन वो बार बार जो है, जब मुख्यमंत्री बदले, जब शासन बदला, तभी जो है वो इस विषय पे ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाया था। लेकिन इसमें जो है 1999 से 2000 का जो फेज रहा है, जब माननीय श्री कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी का शासन था, उस समय जो है उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के 73rd अमेंडमेंट के अनुसार जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कराया। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो ग्राम सरकार का कंसेप्ट है, वो वास्तव में स्थानीय लोगों के द्वारा ही जो है योजना बनाई जाए, उन्हीं के द्वारा जो है प्रोजेक्ट बनाई जाए, उन्हीं के द्वारा जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये कंसेप्ट ध्यान में रख कर के गांव के लेवल पे ग्राम सरकार और जिले के लेवल पे जिला सरकार, ये कंसेप्ट लेकर के 73rd अमेंडमेंट के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है, उसका मुख्य थीम ये था। इस संबंध में मैं एक चीज और बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये यदि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि साउथ में सबसे पहले उन लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कंसेप्ट को लाए थे, और उस टाइम भी और दूसरे जो विदेशों में भी जो विलेजेस थे, जब शुरू में, ये बहुत पुरानी बात है, तो उनको उस समय लिटिल रिपब्लिक का जो है दर्जा दिया जाता था। मतलब एक तरह से अपने आप वो छोटे गणराज्य थे, यानी ग्राम सभा जो है हमारी, वो अपने आप में गवर्नमेंट थी, उसके अपने संसाधन थे, उसका अपना एक पूरा का पूरा सिस्टम बना था। उसी को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश राज्य ने, देश में उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज एक्ट बनाया, और 73rd अमेंडमेंट का भी जो है जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, यदि हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य था, और उसके लिए जो है बाहर के दूसरे राज्यों से भी लोग आकर के स्टडी करते थे। तो इसमें मैं एक चीज और व्यक्त करना चाहता हूं कि 73rd अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ी थी। क्योंकि पंचायतों को पहले जो है, जो ग्राम सभाएं थी हमारी, उनका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था, उनके चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं थी कि किस तरह से होगा, उसमें वित्तीय कोई संसाधनों की व्यवस्था नहीं थी, उनके टेन्योर की जो है कोई गारंटी नहीं थी कि किस तरह से
टेन्योर होगा और किस तरह से वो निर्वाचित होकर आएंगे। तो 73rd अमेंडमेंट के बाद जो है हम देख रहे हैं कि प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो मतलब पूरे प्रदेश को देखता है, वो 74th और 73rd अमेंडमेंट के अनुसार जो कार्रवाइयां होनी है निर्वाचन की और जो भी मामले हमारे बीच में आते हैं, तो ये एक मुख्य रूप से इसकी बैकग्राउंड थी। तो हमारे प्रदेश में जो पहले व्यवस्था चल रही थी वो ये थी कि न्याय पंचायत स्तर पे जो विभागों के कर्मचारी नियुक्त होते थे, जिनको हम ग्राम लेवल का अधिकारी कहते थे, लेकिन उसकी नियुक्ति न्याय पंचायत लेवल पे होती थी। एक न्याय पंचायत में 7, 8, 9, 10 तक जो हैं ग्राम पंचायतें होती थी। तो वो जो है अकेला कर्मचारी अपने विभाग का कार्य जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाता था और उसकी कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी निश्चित नहीं हो पाती थी। तो सबसे पहले यही ध्यान रखा गया कि हरेक ग्राम पंचायत में, हरेक ग्राम सभा में एक एक्सक्लूसिव कर्मचारी होना चाहिए जो गांव में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, किसी भी विभाग की हो, उसको जो है उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना जो है उसका कर्तव्य बन सके। तो इसलिए सबसे पहले यही किया गया कि न्याय पंचायत स्तर पे 8 विभागों के जो कर्मचारी थे, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर भी थे, एएनएम्स जो हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग की हो गई, और हमारे ग्राम विकास अधिकारी हो गए, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए, जिनको हम पहले पंचायत सचिव कहते थे, ग्राम विकास अधिकारी को बीएलडब्ल्यू कहते थे। इसी तरह से जो है पंचायत, इसमें कृषि के भी जो हमारे पर्यवेक्षक थे, गन्ना विभाग के पर्यवेक्षक थे और ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, इन सबको जो है कर्मचारियों को एक बहुउद्देशीय कर्मचारी के रूप में इनको दर्जा देते हुए हर ग्राम पंचायत में जो है उसको नियुक्त किया गया। एक बात यहाँ रोकेंगे हम जी। ये तो कर्मचारियों की जो व्यवस्था है कि जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि किस तरह से हम लोग के गांव के 73वां संशोधन के आने के बाद गांव को एक तरह से चोला रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जी। इसी को रिपब्लिक के जब शब्द आपने इस्तेमाल किया तो मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ जी कि देखिए 73वां संशोधन में गांव को लिखा है कि सेल्फ गवर्नमेंट 243 कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होगा। सेल्फ गवर्नमेंट को हिंदी का अर्थ है, लेकिन अंग्रेजी का जो संविधान बना हुआ तो स्वायत्त प्रशासन, क्या मतलब कहिए स्वायत्त सरकार, सरकार स्वायत्त होती ही है जी। लेकिन उसी के जब पंचायती राज अधिनियम बना, जिसको आप कह रहे हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम का संशोधन 73वां संशोधन का सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उसमें तो इन्होंने लिखा है कि धारा 15 में कि राज्य सरकार जो भी अधिकार संविधान ने उनको दे रखा है ये गांव पंचायतों को 29 विभाग जो संविधान के अनुसूचित 11 में उनको 29 विभाग दे रखा है और वहां 29 विभाग दे रखा है, सेल्फ गवर्नमेंट कर रखा है। और प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम में लिखा है कि ये जितने भी अधिकार हैं वो उनके राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होंगे जी। तो जब राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन आपने कानून बना दिया जी, तो इसका तो यही तात्पर्य हुआ कि गांव सरकार का जो भी अधिकार है वो कैसे उसका इस्तेमाल हो वो राज्य सरकार बताएगी जी। तो ये तो राज्य सरकार का विभाग बन गया ना, फिर तो सेल्फ गवर्नमेंट कहा रहा है। जरा इसको तो आप स्पष्ट कर जी। देखिए जैसा भी आपने सही कहा, पंचायती राज विभाग जो है एक सरकार का विभाग है और इस विभाग के अंतर्गत जो है जितने भी हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें हैं ये सब आती हैं। असल में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब शुरू की गई थी, 3 टियर पंचायत उसमें रखी गई थी, तो ये व्यवस्था आज़ादी के बाद से 1951 से 3 टियर पंचायतों को लाए, लेकिन उसमें जो कमियां थी सारी, उन कमियों को दूर करने के हिसाब से ये सब किया गया। तो जहां तक विभागों का सवाल है, बजाज कमेटी जो बनी थी जिसने इस पर अध्ययन करके अपनी संस्तुति दी थी, उन्होंने 32 विभागों की संस्तुति की थी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से उसमें भी 29 विभागों का प्राविधान है।
और जो एक्ट बना है उसमें भी 29 विभागों को कहा गया है। लेकिन यह है, चूंकि हमारा कोई पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं था, तो इसलिए सरकार ने उनको जो है ग्रेजुअली विभागों को जो है इनको ये एक निर्णय लिया कि एकदम से सारे विभाग देने से जो है वो व्यवस्था पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसमें जो है प्रथम चरण में ये सोचा गया कि इसमें 10 विभागों का कार्य जो है वो पहले ग्राम पंचायतों को दिया जाए। जब उसमें जो है ग्राम पंचायतों को सफलता मिलने लगेगी, तब सेकंड फेज में इतने विभाग और दिए जा सकते हैं, और जब वो भी उसमें भी जब सफलता मिलेगी, तब पूरे के पूरे 29 विभाग जो हैं वो उस सिस्टम में लाके थर्ड फेज तक उनको देंगे। तो सरकार ने जो व्यवस्था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एनेबल कर दिया, एक एम्पावर कर दिया सरकार को कि वो ऐसा करे। लेकिन सरकार ने अपने राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए एकदम से पूरा बर्डन जो है काम का, क्योंकि हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ट्रेनिंग, कोई उस तरह का हमारा सिस्टम गांव में नहीं है जो हम एकदम से पूरा दे दें और वो पूरी हमारी जो है व्यवस्था को चला सके। तो इसीलिए ये सरकारी विभाग के रूप में चल रहा है। लेकिन जो काम दिए गए हैं, जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जो पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी उनको ध्यान में रख के जो इसको नया सिस्टम दिया गया है, हम समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को हम चला रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में 6 समितियों का प्राविधान है। वही 6 समिति हमारे क्षेत्रीय पंचायत में भी होंगी, और वही 6 की 6 समितियां हमारी जिला पंचायत में भी होंगी। इनमें जो समिति है वो सबसे पहले वो यही है कि ग्राम पंचायत जो है खुद अपनी समस्याओं का सर्वे करके, खुद अपने जो भी दिक्कतें हैं उनको सर्वे करें, आइडेंटिफाई करें। उसके आधार पे समस्याओं को जो है जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी जो है हम प्रायोरिटी उसकी करें कि कौन से हमारे कार्य बहुत जरूरी हैं, कौन से हमारे कितनी प्राथमिकता के हैं। इसके आधार पे, उन प्राथमिकताओं के आधार पे हम अपनी प्रोजेक्ट बनाएं, और उस प्रोजेक्ट को जो है उसमें जो हमारा जो भी फंड्स की जो व्यवस्था होगी, जो फंड्स हमें हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको देखते हुए जिसकी आवश्यकता है उतने फंड्स की हम उसमें डिमांड करते हैं। और वो जो है ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाई है ये क्षेत्र पंचायत में चली जाएगी। क्षेत्र पंचायत से वो जिला पंचायत पे जाके एक कंसोलिडेटेड जो है वो प्रोजेक्ट बनेगी। और सरकार ने उसमें ये व्यवस्था की थी कि जिले स्तर पर एक जो है जिला स्तरीय कमेटी बनेगी, जिसमें जो है प्रदेश के कोई एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के या जो भी मंत्री हैं हमारे, वो उस समिति के अध्यक्ष होंगे। जिलाधिकारी जो हैं उसके कोऑर्डिनेटर होंगे, और उसमें जो है जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, और जिला पंचायत के मेंबर्स हैं, और हमारे विधायक जो क्षेत्रीय पंचायत हैं उससे जो हमने नॉमिनेट किए हैं, वो लोग सारे उसमें जो है मेंबर होंगे। 40 मेंबर्स जो है मैक्सिमम। फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो तय कर देता है कि इतना पैसा आपको गांव के लिए देना पड़ेगा, पंचायतों के लिए देना पड़ेगा। हम यहाँ ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं, उनका भी एक शेयर है जी। उसी तरह से जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, राष्ट्रीय फाइनेंस कमीशन, उसने भी एक व्यवस्था कर रखा है कि पंचायतों को कह देंगे हम उसकी में उनका शेयर जो है ग्राम पंचायत। तो देखिए, अब तो फंड की दिक्कत नहीं है, अब तो सरकार के एक संवैधानिक दायित्व है कि ग्राम पंचायतों को फंड देना। तो फंड की दिक्कत अब रहने गई। ठीक है, कम बेसी हो सकता है कि हमें कम है, लेकिन फंड तो सीधे आप गांव पंचायत के लिए आपने ईयर मार्क कर दिया। तो जब उनके पास फंड हो गया, तो 25 साल से, जो कि आप 95 में ये लागू, 92 में संविधान लागू हुआ, 25 साल 95 में आपका फाइनेंस कमीशन बना, तो 25 साल से क्या गांव वालों को इस लायक नहीं समझा गया कि ये अपना काम खुद कर लेंगे, कि विभाग अपना चलाएगा? क्या गांव में सब मूर्ख लोग रहते हैं, अनपढ़ लगते हैं, गंवार रहते हैं, वो लोग अपना काम खुद नहीं चला सकते? तो इस पर क्या कोशिश की गई? अब एक बात, दूसरी बात यह है कि इस समय तो मोदी जी नए नए विचारों के लिए मशहूर माने जाते हैं कि नए नए विचार
नई नई खोज और नया भारत और नया हर चीज नया बनाना है, तो उनकी ये और योगी जी जो है वो सब मोदी जी के ही पद चिन्हों पर चलते हैं। तो क्या इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये भाई नया भारत बनाना है तो नया गांव भी होना चाहिए, और वो नया गांव जिसके लिए कोई नई स्कीम नहीं लानी है, वो नया गांव तो सिर्फ आपको जो स्कीम संविधान की मंशा है, जो हमारी भारत की संस्कृति की जो रूपरेखा थी उसके भी अनुरूप है, और जो संविधान के मंशा के अनुरूप है उसको ताकतवर बनाया जाए। और उतनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 1 अरब लोग गांव में रहते हैं, मान लीजिए 1 अरब पॉपुलेशन को अपना उनका अधिकार दीजिए, वित्तीय संसाधन दीजिए, अपना काम करेंगे। तो ऐसा ही लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं। जी साहब, ये आपने सही प्रश्न उठाया। जैसे वर्तमान जो हमारी सरकार है उन्होंने नए भारत का कंसेप्ट दिया है, उसी तरह से गांव के लिए भी नया ग्राम पंचायत या नया ग्राम सभा का कंसेप्ट उसमें आया है। उसके अंतर्गत जो है स्मार्ट विलेजेस, जो फ्री फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम इलिटरेसी, फ्री फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, फ्री फ्रॉम बैकवर्डनेस, ये सारे कंसेप्ट रख करके जो नया जो ग्राम सभा का, जो हमारे नए ग्राम का, जो नए ग्राम सरकार का जो कंसेप्ट है उस पर रखा गया है। उसमें मेन चीज यही है कि आज जो गांव है हमारे बहुत छोटे छोटे, कहीं 1000 की पॉपुलेशन है, कहीं 800 की है, कहीं 2000 की है, कहीं उससे ज्यादा की भी है। तो इसमें विलेजेस के क्लस्टर्स बना के उनको इस तरह से डेवलप किया जाए कि एक कनेक्टिविटी सारे गांव को मिल सके, सारे गांव को बैंक की सुविधा मिल सके, सारे गांव को जो है जो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं उन प्रोग्राम के अंतर्गत वो गांव तक जो है वो पहुंच सके। जैसे जो यूथ हैं हमारे, उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो एक सेंट्रल पॉइंट जो क्लस्टर में जो हमारा आएगा, उस क्लस्टर पॉइंट पे हमने उनको स्किल के लिए हमने ट्रेनिंग दिया। आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो सबसे बड़ी समस्या है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए जैसे महिलाएं हैं हमारे या पुरुष ही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके बना के उसमें जो गांव में लोकल चीजें हमारी पैदा हो रही हैं वो चीज रॉ नहीं जानी चाहिए मार्केट में, वैल्यू एडेड होके जाए। जैसे दूध है, यदि दूध का हमने जो है पनीर बनाया, दही बनाया, या उससे हमने घी, मक्खन, या उसमें हमने चीज, जो भी हम चीजें बना सकते हैं उसको हमने किया, तो उसमें जो दूध का केवल हमें वैल्यू मिल रही है वो बहुत कम है। और यदि वो शहर में जाती है तो शहर का दुकानदार उससे ये चीजें बना के कई गुना फायदा उठाता है। नहीं, ठीक है, तो आप योजना है, ये सारी योजना तो सरकार चला रही है ना। हम तो कह रहे हैं कि अगर ये गांव के लोगों को आप सारे 29 विभाग की जिम्मेदारी दे दीजिए, और पैसा आपके पास है ही है, उन्हीं का पैसा है, उनको पैसा दीजिए, तो जो आप अच्छी अच्छी योजनाएं बता रहे हैं या जो जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लाती है, अरे ये योजना उनको दे दीजिए, वो अपनी जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। वो तो देते नहीं सारी योजना। तो अगर सफाई कर्मचारी की योजना है तो यहाँ से नियुक्ति करेंगे, आपको वहां के दवाई बांटनी हो तो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी वो दवाई बांटने का काम करेगा, वहां मान लीजिए पुष्टाहार बांटने का काम हो तो वो भी स्वास्थ्य विभाग का आदमी जो है एक कर्मचारी रहेगा, वो पुष्टाहार बनेगा। ये सब तो अगर आप गांव को दे देंगे तो अपने ढंग से एक पुष्टाहार, सफाई कर्मचारी, कृषि का, भूमि का, मान लीजिए टेस्टिंग का, स्वास्थ्य के छोटे छोटे टेस्ट का, ब्लड टेस्ट, ये सब तो गांव के खुद लोग कर सकते हैं, और पढ़े लिखे लोग हो गए। देखिए अब वो भारत नहीं है जो कि 25 साल पहले था। अब तो एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, स्किल भी हो रहे हैं लोग, और जब आपको काम देंगे तो और स्किल हो जाएंगे। तो ये इस दिशा में क्यों नहीं सोच रहा? मुझे बार बार ये सवाल मेरे जहन में आता है कि क्यों नहीं गांव को अपने पूरा अधिकार, पूरी वित्तीय शासन और दे के उनको कहें कि भाई आप अपनी व्यवस्था चलाइए, और अगर आपको किसी मामले में विशेषज्ञ की राय चाहिए तो हम आपको विशेषज्ञ की राय देंगे, और हमारे अधिकारी जो है, विभागों के अधिकारी देखें कि गांव में सही समय से फंड पहुंच रहा है कि नहीं, उनके काम में अगर कोई बाधा हो, वो किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए सहायता दें। इस दिशा में सोच क्यों नहीं हो रही? असल में जो आपने कहा होना तो यही चाहिए क्योंकि सारे काम करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल, वो तभी
हो पाएगा जबकि गांव को जो है हम स्वायत्त सत्ता उनको दें, वो खुद टैक्स वसूलें, खुद जो हैं जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो ग्राम पंचायत की जो अपनी एसेट्स हैं उनके रख रखाव और उनसे जो आमदनी हो सके जैसे पहले भी लोग करते थे। लेकिन अब इस समय की जो स्थिति है वो ये है कि जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको मैं मतलब अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारी टाउन एरियाज हैं या हमारी म्युनिसिपल बोर्ड है, जब ये फाइनेंस कमीशन नहीं बना था उससे पहले आप ये देखिए कि लोगों को क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत कम होते थे, खर्चे उनके बहुत ज्यादा होते थे, कर्मचारी जैसे बहुत ज्यादा, आज कर्मचारियों को हमें रखना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो उसमें यह था कि नगर पालिकाओं में तनख्वाहें नहीं बढ़ती थी। जब से ये फाइनेंस कमीशन बना है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उन्होंने जो जब से फंड्स देने शुरू किए हैं तो जो पैसा हमारा काम के लिए आता है वो भी लगभग करीब करीब तनख्वाहों में निकल जाता है। क्योंकि नहीं, देखिए तनख्वाह वाले हम एक बात कर रहे हैं, ये बहुत यही सवाल हर बार उठता है जी। और क्योंकि आप जो लोग सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम में रहते हैं जी, तो उन लोग के जब सोचते हैं कि कर्मचारी रखेंगे तो उसकी इतनी वेतन देनी पड़ेगी, पेंशन देना पड़ेगा जी। हम ऐसा क्यों गांव में करेंगे? गांव में 2000 की पॉपुलेशन में, 3000 की पॉपुलेशन में गांव के लोग ऐसा कर्मचारी थोड़ी रखेंगे जो फुल टाइम हो, 30,000 40,000 तनख्वाह दे। जैसे गांव में तो हमको चाहिए कि छोटे छोटे जो काम है उनके लिए 2-2 हजार 3-3 हजार हम किसी को देंगे, उनको करवा लेंगे और वो लोग खेती भी अपना कर लेंगे, जो उनका व्यापार व्यवसाय है वो भी कर लेंगे। तो जो छोटे छोटे गांव में, भाई मान लीजिए हमें 1 मिनट के लिए उदाहरण के लिए आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए हमको स्वास्थ्य का काम करना है कि गांव में आपने स्वास्थ्य विभाग दे रखा है, संविधान में भी है और पंचायती राज अधिनियम में है। अब आज एक ब्लड टेस्ट कराना हो, शुगर टेस्ट कराना हो, हार्ट का वो ब्लड प्रेशर लेना हो तो गांव से आदमी भागता है शहर, उसकी मोटरसाइकिल तेल खर्चा होता है, 500 रुपये खर्च हो जाता है शहर में लोग ऑन उसका जो होता है। एक हमारा गांव का आदमी एक कर्मचारी क्या रखेगा, एक उसको दे देगा कि भाई एक लड़के को कि तुम ये ब्लड प्रेशर की मशीन दे दो। आयुर्वेद का भी आदमी रखा, आयुर्वेद का या मशीनें हम करें, मशीन 500, 800, 1,000 की मशीनें हैं, सब खरीद देगा। सबसे महंगी मशीन जो है वो ब्लड टेस्ट की, वो भी 35-37 हजार में आ जाती है। अब 2 लाख की मशीन गांव में रख दिया, वो उठा के वो जब चाहेगा जिसको चाहिए टेस्ट का घर बोल देगा प्रधान के भाई जाओ उनका ब्लड प्रेशर नाप लो, सब पूरे गांव में 2 राउंड घूम लेगा, आधे घंटे बताइए। अब हमारी कितने हजार रुपए के गांव के लोगों की बचत होगी। लेकिन ये पावर अगर आप गांव के लोगों को दे देंगे तो वो अपनी कल्पनाशीलता से लोग तैयार करेंगे। अब आप जियो बनाएंगे तो कहेगा था मेरी 2,000 तनख्वाह है, तो कहिए आप बढ़ाइए 3,000 करिए, जैसे आंगनबाड़ी करती है, रहती करती कुछ नहीं है सब, और कहते हैं कि हमारा तनख्वाह 10,000 कराइए तो 5,000 कराइए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सब बनने की कोशिश करते हैं। गांव वालों से कभी नहीं कहते, गांव वाले कहते हैं अच्छा करना हो करो, नहीं तो हम अभी दूसरे को रख देंगे। तो ये इस तरह की सोच क्यों नहीं जब आप नया भारत की सोच करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या नई सोच इसमें नहीं पैदा हो सकती है? हमको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी गांव में तो रहे नहीं। देखिए हमको उनको होता है कि उन प्रधानमंत्री जी के समर्थक हमारे इस बात से असहमत हो, तो क्योंकि वो कस्बे में रहे, तो ग्रामीण इलाकों को उनको उतनी समझ उतनी है नहीं, और लेकिन कस्बे में रहे और उसके बाद देश विदेश में घूमते रहे, तो इन चीजों की तो बड़ी बड़ी समझ है। लेकिन ग्रामीण जो चीजें हैं वो कैसे पर्यावरण ठीक होगा जब रोज पेड़ कट रहे हैं, कैसे मछली में गंदगी पैदा होगी जब रोज ठीक हो रहे हैं, कैसे नलों की सफाई होगी, इन चीजों को ग्राम वाले जितना अच्छा समझ सकते हैं उतना हम लोग, देखिए हम ही लोग बहुत दिनों पहले गांव छोड़े, लेकिन जो गांव के पुरानी बातें वो ध्यान में आती है, उसको समझते हैं। अब शायद हम ही लोग गाँव को नहीं समझ पाए, तो इनको गांव के लोगों को दीजिए ना। क्यों विश्वास क्यों नहीं आपको भरोसा होता है? उसी में से एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो आप उनको भरोसा नहीं किया गांव वालों पर? जैसा भी आपने बहुत सही कहा है, वास्तव में यदि हम एक कर्मचारी जिसको 30,000 या 35,000 तनख्वाह दी जाए और वो काम भी नहीं करता उस तरह से, और वो अपने को यदि, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बहुत हाईली एजुकेटेड है, इसलिए वो कोई छोटा काम करने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए होना यही चाहिए सर, पहले ये सोचा भी गया था कि गांव में जो है प्रधान को इसमें अधिकृत कर दें। उन्होंने हालांकि अधिकृत करने का एक संविदा पे रखने का एक नियम भी बनाया कि उसमें जो है यदि वहां वैकेंसी बनती है तो वो करेंगे। लेकिन जो बात आपने जो सुझाव रखा है ये बहुत ही अच्छा है
कि वो संविदा के आधार पे अपनी आवश्यकता के अनुसार जो हम 35,000 में कम से कम 7 कर्मचारी 5,000 रुपये के हिसाब से भी यदि हम किसी कर्मचारी को दें, हम 7 कर्मचारी रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से। और वो कर्मचारी भी हमारा ऐसा हो सकता है, रिटायर्ड डॉक्टर है, पार्ट टाइम जॉब मिल गया, वो जो ब्लड प्रेशर या जो भी हेल्थ की बात है, इसी तरह से हम लोग सफाई कर्मचारी को भी हम 10 रख सकते हैं। 10 कर्मचारी हमारे बहुत आराम से आ जाएंगे। तो ये होना यही चाहिए, और ये इसके हिसाब से मैं भी अनुरोध करूंगा, मैं जब मिलूंगा शासन में प्रमुख सचिव से, तो उनको ये सुझाव जो है, और आप तो अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं राष्ट्रीय जो हमारा संगठन है, इसके माध्यम से भी हम डॉक्टर ओम प्रकाश जी उसके राष्ट्रीय पंचायती राज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज तो मैंने उनको विशेषज्ञ के रूप में आपके से बातचीत करा जी। तो साहब ये बहुत अच्छा सुझाव है, इसको हम लोग परसू करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जब सरकार कर रही है, माननीय 8 ही विभाग दिए हैं या 10 दिए हैं इस समय, उन 10 विभागों की पूरी जिम्मेदारी देते हैं, ताकि लोग जो हैं उस काम के लिए उनको वो ट्रेंड हो सकें और वो सफल हो सकें। और जब हम देख लें कि हाँ भाई अब ये ठीक कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली उनको काम देते चले जाएं। और लेकिन जो काम दिया जाए पूरी जिम्मेदारी हो कि उस विभाग के सारे काम वो जो हैं, जो पहले जो वहां पे उस विभाग का कर्मचारी करता था, वो सारे काम जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा कराए जाएंगे। देखिए एक बात है कि जैसे माने उनको आपने अधिकार दिया, तो देखिए सब लोग एक सवाल बहुत उठता है जी, ये बार बार कि प्रधान, इन लोगों को बहुत पावर दे दीजिएगा तो प्रधान लोग और लूटेंगे। अगर उनको पूरा पैसा दे देंगे, पूरा पावर दे देंगे, तो लोग प्रधान लोग लूटेंगे। ये अवधारणा बन चुकी है जी। अच्छा, मैं इस बात को बार बार समझाता हूँ कि इसलिए अवधारणा इसलिए बनी है कि अभी तो ग्राम पंचायतें विभाग के रूप में काम करती हैं, और सरकार के मानने कोई भी सरकार हो उसको मान के चलते हैं कि सरकार बहुत भ्रष्ट है, सरकार के कर्मचारी भ्रष्ट है। तो चूंकि सरकार का विभाग ग्राम पंचायत है, तो इसे समझते हैं कि ग्राम पंचायत भी भ्रष्ट सिस्टम है। एक अवधारणा है, ऐसा नहीं कि सभी भ्रष्ट हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, लेकिन एक अवधारणा, आम अवधारणा है। जैसे मान लीजिए कि आपने सीधे बजट गांव को चला जाए, जो भी उनका पैसा है, मान लीजिए आपने तय किया कि इस गांव को इस साल हमें 1 करोड़ रुपया देना है। अब 1 करोड़ उनके खाते में चला गया, उस पैसे तो सरकारी पैसा है ना, ऐसा तो है नहीं कि प्रधान जी छू लेंगे। और उसके बाद गांव सभा की बैठक हुई, गांव सभा के पास 29 विभाग हैं, उन्होंने ये तय किया कि 29 विभाग में एक विभाग में हमें कितना कितना रुपया देना है। जैसे आपके विधानसभा में बैठक होती है, ठीक होता है, जो पैसा आया है प्रोजेक्ट, हाँ, तो उन्होंने अपना बना दिया कि इस विभाग में आप भी। उसके बाद हर विभाग के जो आप समितियां कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उसमें भी अपना छोटा छोटा विभाग बने, तो उस विभाग के लोग तय करेंगे भाई इस विभाग में मान लें सफाई में हमको इतना पैसा चाहिए, सोलर लगाने में इतना पैसा चाहिए, बिजली के लिए इतना पैसा चाहिए, मेड़बंदी के लिए इतना पैसा चाहिए, पानी जल के सफाई के लिए, जल संचयन के लिए इतना पैसा, ये सारे विभाग दिए हुए उन्होंने तय कर दिया। अब उसको पैसा उसी दिन बढ़ गया 29 विभाग को, एक विभाग को। उसके बाद अब वो कार्रवाई ग्राम पंचायत शुरू करना हो गई। अगले बाद 6 महीने बाद फिर पंचायत की बैठक हुई, गांव सभा की। गांव सभा ने पूछा भाई बताइए आपको क्या क्या काम दिया गया था, कितना कितना काम करिए, उसका लेखा जोखा आप दी। तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था अगर हो जाएगी तो कैसे प्रधान लूट पाएंगे। सामने सबको सामने रहेगा, गांव के सामने काम भी रहेगा, पैसा भी रहेगा, सब लोग। असल में जैसा देखिए आप जो कह रहे हैं बहुत होना यही चाहिए, लेकिन यदि हम वर्तमान व्यवस्था में भी देखें कि प्रधान जो है इस समय होल सोल कोई अकेले निर्णय नहीं ले सकता। जो समिति बनी है, इन समितियों में जो मेंबर्स हैं समितियों के, उनका इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें भी ये है कि हर समिति में वीकर सेक्शन का भी आदमी है, महिला का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन है, बैकवर्ड कास्ट का भी है, और दूसरे ये जैसे एजुकेशन समिति है उसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर, उनके बच्चों के जो छात्र हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे सिंचाई वाली जो हमारा जल प्रबंधन की व्यवस्था है, उसमें भी जो ट्यूबवेल का कमांड एरिया है उसमें जो किसान है 2-2 उनका भी रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तो बात ये हो गई कि काम समिति के माध्यम से हो रहा है, इसलिए प्रधान अपनी मनमानी नहीं कर सकता। नंबर दो जो फंड्स इसमें जाते हैं, ये व्यवस्था की गई है कि जो पैसा ग्राम पंचायत में आएगा,
क्योंकि ग्राम पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो यह है कि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और म्यूचुअल कोऑपरेशन और ट्रांसपेरेंसी, ये 3 चीजें हमारी होनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हुआ था कि जो भी पैसा आएगा वो ग्राम पंचायत भवन के जो दीवार है उस पर लिखा जाएगा कि भाई ये पैसा इस साल जो है इस काम के लिए इतना पैसा आया है, इस काम के लिए इतना पैसा आया है, ताकि गांव के लोगों को ये पता रहे कि उनको जो है कि गांव में इतना पैसा ग्राम पंचायत को हमारा मिला है। क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मान लिया आया तो 1 लाख रुपया, और यदि लोगों को ये पता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो लोग अफवाह उड़ाएंगे साहब 10 लाख आया। अब 1 लाख में मान लिया एक खड़ंजा हमारा एक फर्लांग का बनना था, तो गांव का आदमी ये सोचेगा कि भाई 10 लाख रुपए में एक फर्लांग खड़ंजा ही बना है, 9 लाख रुपए किसान वही प्रधान खा गया। तो इसको जो है इस समस्या को दूर करने के लिए एक तो ये हुआ कि वॉल राइटिंग जो है दीवार पे, नोटिस बोर्ड पे जो फंड समय आए हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। दूसरी ये नहीं, अब क्यों, अब वॉल राइटिंग क्या जो, अब तो ऑनलाइन है सब। नहीं, ऑनलाइन है, कंप्यूटर है, व्हाट्सएप है, सबको मालूम है। वो गांव जो कंप्यूटर जिस पे नहीं है, जिस पे ऑनलाइन नहीं है, वो गांव का आदमी अनपढ़ भी आके इस दफे को अपने किसी बच्चे को लेके जो छोटा के भाई आके पढ़ ले, देख ले। दूसरे ये है, ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि जो काम हो रहे हैं उससे संबंधित कोई रसीद, उससे संबंधित बिल या कोई भी कागज है, उसकी यदि वो कॉपी लेना चाहता है तो वो कॉपी उसको तुरंत मिल सकती है, उसका प्रावधान किया गया है। तो इस आरटीआई के अंतर्गत भी जो है, जो हमारा एक्ट है आरटीआई का, इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है, उसमें भी राइट टू इंफॉर्मेशन में के अंतर्गत वो आदमी प्राप्त कर सकता है। और वैसे भी जो इसमें नियमावली बनाई गई है उसमें ये प्राविधान किया गया है। अच्छा, नियमावली पर आपने बात किया, गांव के पंचायतों को एक्ट में तो आपने दे रखा है कि वो नियमावली बनाएंगे, लेकिन ग्राम पंचायतों को किसी मामले में कौन से अगर नियम बनाना हो तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि राज्य सरकार को अनुमोदन करे, राज्य सरकार देखे। तो एक तो कौन झंझट में पड़े, उनको क्या नियम बनाए तो गाँव वालों को आएगा नहीं। आपने ऐसी व्यवस्था कुछ मॉडल नियमावली आपने दे रखा है कि इसी हिसाब से हमको छोटी सी नियमावली बनाना, मान लीजिए अगर उसका ये कब्जा कर ले कोई, मान लीजिए ये चक्रोट, अब गांव के पास कौन सी नियमावली है कि किसी ने चक्रोट को काट दिया तो उसको जुर्माना लगाना? ऐसे कोई नियमावली उनकी अपनी है नहीं। या किसी के जानवर अगर किसी खेत में चल रहा है तो ये आपके कानून है, हम ही नहीं कर रहे, राज्य सरकार के जो कानून है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो अपना है, हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम उन विधाओं पर। अब देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएगा तहसील में, दौड़े, उन्हीं चीजों को तो खत्म करना चाहते हैं। या आप छोड़िए, इस बार आज तो जैसे गांव के पास आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि छुट्टा बैल और वो गाय को छोड़ दे रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, सबको नुकसान कर रहे हैं। सरकार बजट दे रही है कि गाँव के लिए वो इनके लिए गौशाला बनाइए। अरे ये तो गांव के पास अगर ये आप अधिकार दिए होते कि भाई आपको पशुओं की सुरक्षा करनी है, खेतों की सुरक्षा करनी है, गाय सुरक्षा करनी है, वो 4 आदमी को अपना रख लेते दिन भर के लिए 5-5 हजार रुपया पर, दिन भर आदमी घूमता रहता, कोई वो सामूहिक काम है ना, कम्युनिटी, देखिए वो कम्युनिटी काम हो जाता ना, वो उसकी सुरक्षा कर लेते, गाँवों को एक जगह ले आके थे। अब आपने गौशाला बना दिया, अगर एक गौशाला से निकल के बाहर आ गई, 1-2 कर्मचारी रख दिया, वो कर्मचारी आएगा नहीं आएगा, जब गाय मर रही है, तो आप सारा पैसा भी लगा रहे हैं और उनको नहीं दे रहे हैं इस काम करने के लिए गांव में लोगों को कि भाई तुम करो, तुम चलाओ, और ये डर के रहा कि ये कह के गांव वाले कर नहीं पाएंगे, गांव वाले पैसा कर। असली दिक्कत तो ये है कि ये ऐसा बार बार इन अधिकारियों को या सरकार के लोगों को ही लगता है कि ये पैसा हम गांव को दे देंगे तो लूट लेंगे, और जब गांव वाले, जब सच्चाई ये है कि ये लोग लूट ले रहे हैं और गांव तो वो पैसा पहुंच नहीं पा रहा है। तो इन व्यवस्थाओं की दिक्कत क्यों हमारे बार बार मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं। इसमें जैसा आप सही कह रहे हैं, होना यही चाहिए। और जो भी इस समय जितनी भी गौशालाएं हैं गांव में जो चल रही हैं, वो ग्राम प्रधान की ही देख रेख में चलती हैं और ग्राम प्रधान उसको देखते हैं। गांव प्रधान देखते हैं, गांव वाले तो नहीं देखते हैं उसको। नहीं, गांव वाले, अच्छा अब ये देखिए, जो हमारी समिति बनी है, वेलफेयर समिति है, या हमारी जो इसमें किसी भी एक समिति में, मान लीजिए समिति तो मुफ्त में क्यों देखेगा? वो समिति वाला अगर गाय किसी खेत में जो उसको पैसा दे नहीं रहा,
तो अगर ये आपने एक सुरक्षा समिति बना देती कि पशुओं की भी रक्षा करती और उनके फसल की भी रक्षा करती, उनको 2-2, 3-3 हजार देते, दिन भर घूमते रहते, देखते रहते। असल में जैसा आपने देखा होगा, हम भी गांव के रहने वाले हैं, आप भी हैं, पहले एक विलेज डिफेंस समिति होती थी, तो उसी पैटर्न क्यों नहीं बनाया? तो जिस गांव में ज्यादा चोरी हो रही है या बिजली के जो हमारे ट्रांसफार्मर नहीं, तो उस समय मुफ्त में करते थे लोग, वो तो पैसा, लोग रात को पहरा देते। हाँ, लेकिन पैसा नहीं देते थे, लेकिन कोई पैसा नहीं। हाँ, लेकिन अब पैसा दीजिए ना, अब बिना पैसे के तो अब जमाना बदल गया। अब दिक्कत ये हो रही है कि लार्ज स्केल पे जो गाय हैं, अब जैसे आप झांसी का एरिया देखिए, अन्न प्रसन्न योजना एक वहां की, उनका वो है समय है, वो जैसे फसल कटी उन्होंने जानवरों को छोड़ दिया और वो बेचारे चले गए। इसी तरह से हर जगह जो जानवर दूध नहीं दे रहा या जो बेचारा जो वो हो गया, तो ऐसे जानवरों को वो खुद किसान भी नहीं रखना चाहता अपने पास, क्योंकि वो ना तो दूध नहीं, हम समस्या पर हम नहीं जा रहे जी। हम ही जरा है कि अगर समस्या सामने गांव के सामने नहीं, वो आपका कहना सही है, तो समाधान को कहिए ना कि भाई तुम समाधान करो, तुमको रिसोर्सेज क्या चाहिए, हम देंगे। पैसा जो है जो हम कर्मचारी की तनख्वाह पे लगा रहे हैं, मान लिया 1-2 कर्मचारी हमने रखे, 40-45 कर दिए होंगे आपने, तो 70,000 रुपया महीना यदि ग्राम सभा को मिल जाए और वो वहां के लोगों के सहयोग से उसको जो रखें, तो वही देखिए छोटे छोटे काम के लिए अगर हम 4-4, 5-5 हजार दे के लोगों को, तो कम से कम गांव में हम सैकड़ों लोगों को इस तरह का काम दे सकते हैं। नहीं, वो आपका कहना सही है कि उसी तरह से वो होना चाहिए। तो इसमें भी हमें जो है संगठन के अपने माध्यम से हमें एक प्रस्ताव गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि ये सफल नहीं हो पा रहा, बाकी सारी कोई योजना सफल नहीं हो पा रही है। और जब गांव को देंगे तो एक कंपटीशन भी होगा, 2 गांव में कंपटीशन होगा, देखो मैंने अपने गांव में कर दिया, तुम लोग भी ऐसे गांव में करो, तीसरा गांव कोई अच्छा गांव में मान लीजिए तो उन्होंने कर दिया। अब एक आखिरी सवाल आपसे है, और ये मैं ये समझता हूं कि जो गांव का जो ये जो बदलाव है जी, गांव, देखिए स्मार्ट विलेज तो वैसे ही जैसे स्मार्ट शहर, स्मार्ट विलेज अलग चीज, अब वो तो पता नहीं स्मार्ट फैशन हो गया है, हर चीज को स्मार्ट जी, करना। जी, जी। लोग स्मार्ट हो गए और सारे चरित्रहीन हो गए जी। उसी तरह से शहर स्मार्ट हो गया और सब चरित्रहीनता आ गई है जी। उसी तरह से गांव को भी स्मार्ट बना देंगे तो सब काहिल और कहीं का नहीं रहेगा, ना गांव को हमको अपने गांव के रूप में ही विकसित करना है, और तभी उसका पर्यावरण रहेगा, तभी वहां का भाईचारा रहेगा, तभी गांव के लोगों का आपसी प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति नैतिकता आएगी, सम्मान बढ़ेगा, ये चीज, क्योंकि इसको हमारी भारत संस्कृति की इस चीज को हम खो नहीं सकते। चाहे इसके लिए हमें पहले देखिए गांव में गरीबी थी, इसमें 2 राय नहीं, बहुत गरीबी थी और गरीबी इंतहा की थी, लेकिन बाकी चीजें भारत की जो सभ्यता संस्कृति थी उसमें थोड़ा विभेद होते हुए भी लोगों में आपस में एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे, एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते थे। उसको हम मिटा के क्या पाएंगे? इतना क्योस हो जाएगा 1 अरब लोगों को हम फिर जैसे जो किया शहर में वही किया गाँव में ही पैदा कर देंगे। तो ठीक है, कुछ चीजें हमें मिलती है, उसके पीछे ये ऐसा तो है कि हम अपना, अगर हमारा हाथ ठीक हो तो कहिए हमारा दिल निकाल दीजिए, तो ये कौन सा जिंदगी हो भैया? हाथ ठीक तो हो गया लेकिन दिल आ ही नहीं है। तो स्मार्ट विलेज से आप उनको स्मार्ट के नाम पर उनका दिल मत निकालिए, दिल गांव में गांव के रहने दीजिए और ये चीजें करिए, आप गांव को स्ट्रेंथन करिए। लेकिन ये हमको ही लगता है कि ये जो राजनीतिक लोग हैं जो सत्ता के में, हम अधिकारियों को नहीं, अधिकारियों को जैसा आप काम लेंगे वैसा काम करेंगे, वो तो जैसी आप जैसी सरकार है, ये जो समझते हैं कि सारा राजनीति तो गांव के नाम पर होती है, चाहे वो किसानों के नाम पर हो, चाहे गन्ना किसानों के नाम पर हो, चाहे MSP के नाम पर हो, जितनी राजनीति है देश की सारी की सारी होती है गांव के नाम पर। अगर गांव वाले अपनी सारी व्यवस्था कराने लगेंगे, मैं तो कहता हूं कि गांव वालों को MSP की जरूरत ही नहीं है, जब गांव सरकार बन जाएगी तो खुद अपना सारा इकट्ठा कर लेंगे और किसी से ट्रेडिंग कर लेंगे, अपने अपना कोऑपरेटिव ट्रेडिंग कर लेंगे और वो सीधे भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, वो उसकी जरूरतें नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति करनी है, लोगों को सबको राजनीति करनी है। तो अब इन राजनीतिक नेता इस गांव को कभी भी गांव सरकार के रूप में बनने नहीं देंगे। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो पार्टी आती है सबसे ज्यादा आगे उनको मैनिफेस्टो एक ही है, तो जो पार्टी आती है तो वही करेंगे। हालांकि मैंने बार बार कहा कि जो पार्टी भले उसको अपने सत्ता 1 मिनट के लिए सत्ता को न समझ के, अगर इस संविधान के उस पावन आदर्श को, उस उद्देश्य को समझ के एक बार गांव सरकार बना दे
तो वो राजनीतिक पार्टी देश के इतिहास में अमर हो जाएगी कि भाई ये सरकार ने, इस राजनीतिक पार्टी ने या इस नेता ने, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, अगर ये गांव की सरकार बन जाए तो ये लोग ग्रामीण परिवेश में, ग्राम इतिहास में तो ये अमर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि भाई इन लोगों ने गांव की सरकार बनाई, आज तक किसी नहीं बनाई। लेकिन ये सोचते हैं कि हम गांव को दे देंगे सारे पावर तो ये तो नेतागिरी हमारी खत्म नहीं हो जाएगी, और फिर हम करेंगे क्या? अरे भाई आपके पास केंद्र सरकार के पास 97 विभाग है, राज्य सरकार के पास 67 विभाग है, आप चलाइए इसमें, अच्छे ढंग से चलाइए, आपके गांव के झंझटों से दूर रहेंगे। उनके पास 29 विभाग है। तो क्या आप समझते हैं कि कभी ये संभव नहीं है गांव सरकार बनना? नहीं, संभव तो है, लेकिन पहले तो ये है, अब देखिए जैसा आप व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो कोई शायद प्रदेश में 10-5% ही ग्राम प्रधान ऐसे होंगे जिनके विरुद्ध कोई शिकायतें ना हो, या जिनके विरुद्ध जांच ना चल रही हो, या कोई ऐसी बात ना हो। अच्छा, वो सही तरीके से काम करना भी चाहे। जो बात आपने कही कि जो आंतरिक वहां की राजनीतिक जो खींचातानी है आपस में, वो एक दूसरे को सफल नहीं होने देना चाहते, वो उसकी लेग पुलिंग करते रहते हैं, शिकायतें कराते रहते हैं। तीसरी चीज ये है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आपके पास, मतलब अब हम यदि 29 विभागों का कार्य हम देंगे तो 29 विभागों के कर्मचारी, यानी आप ये देखिए कि फुल फ्लैज गांव में हमें जो है, हालांकि जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें ग्राम सचिवालय, जो ग्राम पंचायत भवन है उसे ग्राम सचिवालय का नाम दिया गया है। जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी है उसको वहां का जो है उस सचिवालय का वो चीफ सेक्रेटरी कहिए या मुख्य कार्यकर्ता कहिए, वो हो गया। और इसके अलावा जितने भी जो कर्मचारी हैं उनके बैठने के लिए एक पूरा एक सचिवालय, एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, उनके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो जब तक ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेंड लोग हमारे पास नहीं होंगे तब तक जो है 29 विभागों का कार्य यदि दे भी दिया जाए तो पहला हमारा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट हमें करनी चाहिए कि गांव में जो है वो कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर करके गांव का, मान लिया हम एक न्याय पंचायत लेवल को ही हम ले लें, न्याय पंचायत लेवल पे एक हमने पूरा एक क्लस्टर के जितने भी 8-9 ग्राम पंचायतें हैं उनका हमने पूरा एक बना दिया, ताकि वो ग्राम पंचायतों में अपने वहां वो बैठेंगे। लेकिन जो कर्मचारी हैं हमारे जो पूरा उसको देख रहे हैं, जो 29 विभागों के हैं, उनके बैठने की व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा जो है इसमें जो हमें इस समय देखना है वो मेन चीज यही है कि जो गांव में प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, जो भी पैसा गांव में आ रहा है वो प्रॉपरली गांव तक पहुंचे। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब देखिए पिछले दिनों में हमने मतलब सांसदों की निधि से एक आदर्श ग्राम योजना थी, उससे पहले भी योजनाएं रही, लेकिन अल्टीमेटली एक गांव के वो भी जो है मॉडल के रूप में कोई इस तरह से नहीं हो सका कि भी उसको लोग जाके देखें और उसमें सारी चीजें करें। तो ये आपने बहुत अच्छा, आपका इसमें विचार है कि हम तभी, जब तक लोगों में एक सेंस जो है तभी डेवलप कर पाएंगे, और उसमें जो है फिर हमें और भी उसमें सुधार करने पड़ेंगे कि जो ग्राम प्रधान बनेगा, जो अध्यक्ष होगा, वो एक तरह से मिनी हमारी टाउन एरिया का रूप जो है वो ले लेगी। जो हमारी 2000 या 2500 या 3000 की जो जनसंख्या होगी उनको हम छोटे छोटे गांवों को मिला देंगे आपस में, और वो करके पूरा उसका डेवलपमेंट हो सकेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो अब तक विचार चला है, अच्छा मेन चीज एक ये है कि 2 जगह जो है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इन 2 जगह का हमें स्टडी यदि हम करा के देखें, और वहां पे जो है, क्योंकि महाराष्ट्र में पंचायत व्यवस्था जो है वो ये जिला पंचायत का जो कंसेप्ट है, महाराष्ट्र बहुत सफल स्टेट है एक तरह से, और इधर जो है गुजरात में भी है ये। तो हमें जो है उसको पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना पड़ेगा,
और उसके हिसाब से ग्रेजुअली पहले 2-4 विभागों का, जैसे 8 विभाग इस टाइम मिले हैं, इन 8 विभाग और जिले स्तर से भी उसको मॉनिटर किया जाए, क्षेत्र पंचायत के स्तर से भी किया जाए। और जैसे हम केरल का लें, उन लोगों ने तो हर स्टेज पे एक्सपर्ट कमेटीज बना दी, ताकि जो हमारा ग्राम प्रधान जो है, जो अनट्रेंड है या वहां पे उनको जो है टेक्नोलॉजी का नो हाउ नहीं है, वो एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से एक्सपर्ट कमेटी के लोग जाके उनको बताते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों को, चाहे वो एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर ही हो, यदि विलेज लाइफ की पूरी जानकारी नहीं है, पूरा उसको एक्सपोजर नहीं है, तो वो भी जो है गांव के में रहना और गांव में जाकर के काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे आज हम देखें, जैसे अभी हमारी गाय की समस्या थी, हमारा देश जो है ऐसा देश है जहां आज भी हम जानवरों की पूजा करते हैं। आप देखते हैं दिवाली के बाद गोवर्धन का त्योहार आता है, हम लोग नाग पंचमी में नाग की भी पूजा करते हैं, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर के हिसाब से जो भी हमारे सहयोगी रहे हैं, हम जो है जो ग्वाला है उसकी भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो खेती में पूरा सहयोग देता है। हम पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उसके नीचे हमारे जो हैं, जब हम काम करके आते हैं, हम कुएं की भी पूजा करते हैं। पूजा ही नहीं करते, कुएं के ब्याह शादी भी होती है, तालाब की भी ब्याह शादी होती है। आज भी आदमी ट्रेडिशनली जब उसका अंतिम संस्कार होता है, तब भी वो कुएं पे या उस तालाब पे जो है उसको रख करके हम चलते हैं। तो उस तरह से जो हमारा ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वैचारिक, वो लोगों के दिमाग में है। और यदि हम उनको अधिकार देंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे, और खास तौर से महिलाओं को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आज भी आप देखिए बहुत सारी माइन्यूटली गांव की प्रॉब्लम्स की जानकारी जितनी उस महिला को है, इतनी शायद पुरुष को भी नहीं होती, क्योंकि वो रोज उन समस्याओं को से ही झेलती है। और उसको घर में हर चीज की जो है, जो घर की भी अपने है डोमेस्टिक, जो उसके मोहल्ले की समस्या है, जो एक जनरल समस्या है, तो इन सबको हम इन्वॉल्व करके चलेंगे, तो जो हमारा कंसेप्ट है कि हम ग्राम सरकार को जो है हम बना सकें। और सरकार तो ये भी कहती है वो ग्राम सरकारी राम राज्य बन जाएगा। देखिए, बिल्कुल अब बहुत अच्छा डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने ये कितने विस्तार से हम लोगों को बातें बताई। और चूंकि ये इसमें इनकी शुरू से गांव, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सब 73वें संशोधन से कि प्रारंभ से ही इनकी इसमें बड़ी भूमिका रही। लेकिन समय तो कि हम लोग का एक सीमा है, इतने में बात कर रहे हैं, नहीं तो ये तो घंटों तक अगर बात हो तो बताते रहेंगे, फिर हम और विषय पर फिर बात करेंगे हम लोग। लेकिन आज बहुत ही उपयोगी रहा है। अब आप समझ गए होंगे लोग कि किस तरह डॉक्टर ने बताया कि जो गांव सरकार का कंसेप्ट अवधारणा अगर लागू हो जाए तो इससे कुछ अच्छा नहीं है। राम राज्य, मैं कहता हूँ गांव सरकार बन जाए तो स्वर्ग बन जाए, गांव स्वर्ग बन जाएगा। डॉक्टर साहब ने भी इसको माना कि अगर गांव सरकार बन जाए तो राम राज की स्थिति हो जाएगी। और हमारी खास करके जो हमारी ग्रामीण परंपराएं हैं, जिससे कि हम हजारों साल से उसको करके प्रकृति के प्रति प्रेम, वहां के वस्तुओं के प्रति प्रेम, कुआं तो एक वस्तु है ना, तो वस्तुओं के प्रति प्रेम, लोगों में आपस में भाईचारे और संबंधों का जो निर्वाह करने की प्रवृत्तियां तमाम गांव में ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब अद्भुत है। समाज, ये ऐसा समाज आपको दुनिया में इस तरह का परिवेश इतनी पुष्ट और इतनी मानवीय संस्कृति आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं इसी के साथ साथ मैं डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा फिर किसी वार्ता को अगले बार फिर इसी तरह कोई वार्ता करेंगे, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लोग इस बारे में जान सकें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर।